नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो डिस्कशन है रिफ्यूज़ल रिजेक्टेड केसेस के ऊपर, ऐसे है कि जो वीज़ा सक्सेस रेट है एम्बेसीज़ के ऊपर डिपेंड है कौन सी एम्बेसी में आप अपना केस डाल रहे हैं। अगर मैं कनाडा की बात करूं 50-55% उसका वीज़ा सक्सेस रेट है स्टूडेंट का। टूरिस्ट का भी यही लेकर चलें, मतलब डिपेंड है कौन सी कंट्री में आप अपना एडमिशन या अपना वीज़ा डाल रहे हैं। यूके में भी नंबर ऑफ़ केसेस रिफ्यूज़ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे बच्चों के जेन्युइन स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ किए हैं स्टूडेंट्स के। न्यूजीलैंड से भी बच्चों को रिजेक्शंस मिलती है। शेंगन में भी स्टूडेंट वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री आपको 100% रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करती हैं। अभी इसके ऊपर बोलने वाले बहुत कम हैं इन मंचों के ऊपर। हमारी जितनी भी वीडियोज़ आप वॉच करते हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं कि देखिए मेरे इतने वीज़ा आ गए, मेरे इतना वीज़ाज़ आ गए हैं। लेकिन बिहाइंड द टेबल क्या है, उस साइड में क्या है, उसका फैक्ट मैं आप तक लेकर आऊँगा कि ये अगेन डिपेंड है कि कौन सी कंट्री में आपने अपना वीज़ा डाला है, कौन सी कैटेगरी का डाला है, तो उसका जो वीज़ा सक्सेस रेट क्या है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं या जो पेरेंट्स हैं, जब भी किसी भी कंसल्टेंट को अपना केस देते हैं तो उनको ये लगता है कि अभी इसके 100% रिज़ल्ट्स आएंगे। 100% किसी भी वीज़ाज़ के रिज़ल्ट्स नहीं हैं, अपने माइंड में लेकर चलना है। तो अभी क्या प्रिकॉशंस लेने हैं रिफ्यूज़ल के बाद, तो मैं ऑलवेज़ बच्चों को ये क्यों बताता हूँ कि आप ऑलवेज़ 2-3-4 ऑप्शंस लेकर चलो, सब्स्टिट्यूशंस लेकर चलो अगर आपकी जो डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्रीज़ की है। क्यों? क्योंकि इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। 16-17 साल इस इंडस्ट्रीज़ में हो चुके हैं, बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। तो पेरेंट्स को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वी आर सजेस्टिंग दीज थिंग कि आप अगर मैक्सिमम ऑप्शंस लेकर चलेंगे, फ्लेक्सिबल होकर चलेंगे, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। अगर आप रिजिड हैं, स्पेसिफिक हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट्स हैं वो 50-60% लेकर चलना है। तो बच्चे के एडमिशन्स भी रिफ्यूज़ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वीज़ा ही रिफ्यूज़ड होते हैं, एडमिशन्स भी रिफ्यूज़ड होते हैं, एप्लीकेशंस भी वेस्ट होती हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। और इवन ये लेकर चलें कि हमारा जो स्टाफ है वो भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व्ड है। हमारे आई थिंक सो आपके केस के ऊपर 3 लोग वर्किंग करने वाले हैं। आपने 3 कंट्रीज़ के ऑप्शंस रखे हैं। फिनलैंड का रखा है तो फिनलैंड का स्टाफ अनदर है, जर्मनी का रखा है तो वो अनदर है, नीदरलैंड्स का रखा है वो अनदर है। वो आपके केस के ऊपर वर्क कर रहा है। तो हम क्यों कर रहे हैं वर्क कि एट द एंड वी विल प्रोवाइड द रिजल्ट्स। ये नहीं है कि आप आ गए हमारे पास, हमने अपना 15-20 हज़ार रुपया ले लिया, उसके बाद बच्चा जाए ना जाए, बच्चे के रिज़ल्ट्स आए ना जाए, उसके बाद हमारी कोई टेंशन नहीं है। हमारी और हमारे कंप्लीट स्टाफ की पूरी स्ट्रेस रहती है, टेंशन रहती है कि अभी बच्चा हमारे साथ रजिस्टर्ड हुआ है तो इसको हम एटलीस्ट 80 से 90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। जो भी लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और वी आर कंसिडरिंग द प्रोफाइल एज ए एम्बेसी नोट एज ए एजेंट्स, कि इस केस के अंदर हमने 80-90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वी आर प्रोवाइडेड 100% रिजल्ट, मैं गारंटी से आपका वीज़ा करवा दूंगा। वो लोग अवॉइड करें, वो हमें संपर्क ना करें जिनके माइंड में यही रहता है कि सर आप 100% रिजल्ट देते हैं तो देन वो हमारे साथ केस रजिस्टर्ड करेंगे। उनको यहीं से नमन है, वो अनदर कंसल्टेंटों से संपर्क कर सकते हैं। तो रिफ्यूज़ल्स के बाद, आइदर एडमिशन्स के रिफ्यूज़ल्स के बाद या वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के बाद, सबसे पहले पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द रूटीन थिंग, दिस इज़ द रूटीन थिंग। वो फर्स्ट टाइम आपके साथ हैपेंड है, दैट रीज़न आप पैनिक हो जाते हैं। तो उसके बाद सॉल्यूशंस ढूंढना है क्या है। अगर हमारे जैसे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो हमने इसके फैक्ट पहले ही आपको हमने मैदान में प्रिपेयर करके छोड़ा है कि अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि फर्दर हमने क्या करना है। अगर आपका सपोज किसी कंट्री का रिफ्यूज़ल्स आता है या एडमिशन्स रिजेक्ट होता है तो आपने अनदर कंट्रीज़ या अनदर यूनिवर्सिटीज़ के पैरेलल ऑप्शंस लेकर चलने हैं। तो पैनिक होएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका है। और उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिसको वास्ट एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर, जिसको नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शंस मालूम है, जिसके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस रिजेक्शंस के बाद भी मिल सकते हैं। तो अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी कोशिश सबसे पहले ये रहती है
कि बच्चे की फाइनेंशियली लॉस ना हो। फाइनेंशियली लॉस क्या, कि बच्चे ने कहीं पर एप्लीकेशन फ़ीस भेजी हैं और हम कोशिश करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीसेस इकोनॉमिकल हो या ना हो, वहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाए। तो कि सबसे पहले उस लॉस को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बच्चों को केस लेने से पहले हम उस केस को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। हमारी जो एक्सपर्टाइज टीम है, टीम जो है वो क्या चेक करती है, आपके फंडिंग के ऊपर, आपके पास फंड्स कैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में पर्सनल अपीयरेंस है आइदर फॉर एडमिशन और वीज़ाज़ के लिए, उसको भी हम एनालाइज करते हैं। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कैसी है, आपके प्रीवियस ग्रेड्स चेक किए जाते हैं, आपका बोर्ड चेक किया जाता है, आपके प्रीवियस बैकलॉग्स कितने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स को अवॉइड करती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट बॉदर्ड, आपके नंबर ऑफ़ टाइम्स बैकलॉग्स हैं, इनको चेक किया जाता है। आपके फाइनेंशियल जो भी बैकग्राउंड्स हैं उसको चेक किया जाता है कि कल बच्चे का एडमिशन आता है तो इसका हमने वीज़ाज़ भी डालना है, तो इसकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है, फंड्स इन्होंने कहाँ पर मैनेज करने हैं। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज़ को चेक किया जाता है, आपकी प्रीवियस बोर्ड्स को चेक किया जाता है, आपने अपनी जो स्कूलिंग ओपन बोर्ड से की हुई है, NIA उस बोर्ड से की हुई है, स्टेट बोर्ड से की हुई है, या CBSE या ICSE बोर्ड से की है, उनको चेक किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स में जा रहे हैं मास्टर्स के, आपकी प्रीवियस जो डिग्री रही है डीम्ड यूनिवर्सिटी से है, यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से हैं, प्राइवेट से हैं, उनकी CGPA क्या है, आपके ग्रेडिंग्स को वहाँ की कंट्री के ग्रेडिंग के साथ कन्वर्ट करने के बाद एनालाइज किया जाता है कि आपको कहाँ पर एडमिशन्स और वीज़ाज़ मिलने के चांसेस हैं। आपके पास आपके एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है, आपकी स्टडी में कितना गैप है, उसकी क्या जस्टिफिकेशंस हैं, कौन सी कंट्रीज़ आपके जस्टिफिकेशंस को चेक करती हैं या नहीं चेक करती है, उसको देखा जाता है। तो सपोज़ आपका एडमिशन आ चुका है, वीज़ा डाला, आपका वीज़ा रिफ्यूज़्ड है। रिफ्यूज़ल्स के बाद देयर इज़ ए नंबर ऑफ वे। क्या आप अपील में जाएंगे वहाँ लोकल एम्बेसीज़ में या वहाँ की कोर्ट में, वो चेक किया जाता है। कहाँ पर अपील के राइट्स दिए हैं, कहाँ पर अपील के राइट्स नहीं दिए हैं, कहाँ पर हम रीअप्लाई के लिए जाएं, उसको चेक किया जाता है। कहाँ पर उस कंट्री को स्टॉप करके अपना रिफ़ंड प्रोसेस किया जाए, इन सब चीज़ों के प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। सपोज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़्ड है, रिफ्यूज़ल्स के बाद वी विल चेक कि अभी आपके लिए रीअप्लाई करने का ऑप्शंस है या नहीं है, करना चाहिए या उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको देखा जाता है। सपोज़ हमने रीअप्लाई किया, रीअप्लाई के बाद भी आप रिफ्यूज़्ड हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर हम रिस्पेक्टिव कोर्ट के थ्रू आपकी केस को चैलेंज किया जाए। जो डिसीजनिंग अथॉरिटी ने उसके ऊपर डिसीजन लिया है उसको एनालाइज किया जाता है कि उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। वो अपील हम अगर किसी भी स्पेसिफिक कोर्ट में डालते हैं तो उसके अंदर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स क्या है, तो उनके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारे साथ रहे हैं उन कोर्ट्स की, उन कंट्रीज़ के, उसको भी हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं कि अगर आप अपील में भी जाते हैं तो अपील की जो सक्सेस रेट है वो इतना है। उसको देखने के बाद फिर हम क्लाइंट्स को अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका रिजेक्शंस इन कंट्रीज़ में आया है तो आपके लिए ये कंट्रीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वी कैन प्रोसेस द केस इन दैट कंट्रीज़। इवन उस कंट्री में हमने प्रोसेस किया है तो अगेन रिफ्यूज़ल्स अगर आपको आ जाती है तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशंस, व्हाट विल बी द पेरेंट सिचुएशंस, और हमारी सिचुएशंस को भी आपने एनालाइज करना है। तो इवन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, 8-8, 10-10, 12-12 टाइम्स दे फेस द रिफ्यूज़ल्स और उसके बाद भी उनको वीज़ाज़ मिले हैं। और पेशेंस, पैनिक नहीं होना है, पेशेंस है, आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है तो वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर 90 से 95% पहुँचाने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपने फंड्स शो किए हुए हैं, इंटरेस्ट पर लिए हुए हैं, उन केसेस पर क्या करना चाहिए, रीअप्लाई या केस स्टॉप करना चाहिए या ऐसी कंट्रीज़ में डालने की कोशिश करें यहाँ पर फंड्स करंट एक्सेप्टेबल हों। इन चीज़ों को भी चेक करना है। वन साइड आपने केस अप्लाई कर दिया, उधर 3 महीने डिसीजन नहीं आया, इधर 4 महीने आपने अपना इंटरेस्ट दे देकर
आपकी सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं, इन सब चीज़ों को आपने साथ में एनालाइज करना है। तो मैं इस वीडियो के एंड पर यही बताना चाहूँगा कि पैनिक होने की बजाय जो ऑब्जर्वेशंस उस रिस्पेक्टिव एम्बेसीज ने लगाई हैं उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसके साथ ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाए जाएं कि वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रेजेंटेशंस को देखते ही आइदर आपकी प्रोफाइल के ऊपर अप्रोप्रिएट डिसीजंस दे, जहां आपको फिजिकली एम्बेसीज में या टेलीफोनिकली इंटरव्यू के लिए कॉल करे। कौन सी एम्बेसीज आपके केसेस को रिकंसिडर कर सकती हैं, कौन सी एम्बेसीज नंबर ऑफ टाइम रिपील के बाद भी दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्टूडेंट्स, कि उनका नेचर ही ऐसा है। इटली जैसी कंट्रीज़, ऐसी बहुत सारी शेंगन की कंट्रीज़ हैं, आप रिफ्यूज़ल के बाद जो मर्जी करते रहें, आपको एडवांस नोटिस मिल गया तो दे आर नॉट कंसिडरिंग एनी सिंगल एडवांस नोटिस की जो रिप्लाई भी आप करते हैं। तो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस वही कंसल्टेंट बता सकते हैं जो इन चीज़ों को नंबर ऑफ कंट्रीज़ में नंबर ऑफ टाइम्स डील किया है। तो मैं इस मंच पर उन सब स्टूडेंट्स से अपील करना चाहता हूं कि जिनके नंबर ऑफ टाइम एडमिशन से रिफ्यूज़ड हैं या नंबर ऑफ टाइम वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड हैं, तो उनको मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। वो अपनी प्रोफाइल हमारे थ्रू असेस करवाएं, उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी शेंगन की ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा सक्सेस रेट 95% है। मेरे पास शेंगन की 5 से 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका वीज़ा सक्सेस रेट 95% है। कौन सी कंट्रीज़ आपके करंट फंड एक्सेप्ट करती हैं, कौन सी कंट्रीज़ में आप अपनी स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती हैं। तो इससे रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है रिफ्यूज़ल डिपोर्टेड केसेस के ऊपर, उसको भी ज़रूर वॉच करें, आपको फ्री में नॉलेज मिलेगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी दोस्त का किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ है, किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टी है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल की इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।